देवियों सज्जनों, भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी तथा असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी के आगमन की घोषणा करते हुए हमें खुशी हो रही है। এটি অনুৰোধ মিডিয়া ব্যক্তিসকলক অকমান তললৈ চাপৰি যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। পিছৰ মানুহখিনিও তেতিয়া ভালকে দেখা পাব। অকমান যদি আপোনালোকে হালি দিয়ে ধন্যবাদ। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज जनगणना निदेशालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हम भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, प्रभारी मंत्री श्री चंद्रमोहन पटवारी जी, श्रीमती क्वीन ओझा जी, माननीय सांसद गुवाहाटी, भारत के माननीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक श्री संजय अरोड़ा जी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिभागियों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। सर्वप्रथम मैं भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी जी से अनुरोध करूंगी कि वे स्वागत प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री असम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, प्रभारी मंत्री श्री चंद्रमोहन पाटोवारी जी, माननीय सांसद श्रीमती क्वीन ओझा जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, महानिदेशक एसएसबी श्री संजय अरोड़ा जी, पूर्वोत्तर राज्यों के जनगणना निदेशालयों के निदेशक एवं अन्य गण्यमान्यों के साथ उपस्थित सभी साथियों व अधिकारियों को मेरा अभिवादन। आज का दिन जनगणना परिवार और विशेष रूप से जनगणना निदेशालय असम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनगणना निदेशालय असम के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न किया गया है। भवन निर्माण का सारा कार्य समस्त दृष्टिकोण से पूर्ण है, अतः अब जनगणना निदेशालय आसाम, जो कि वर्तमान में किराए के भवन से संचालित है, को हम इस नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित कर सकेंगे और आगामी आने वाली जनगणना की सारी कार्रवाइयां यहीं से होंगी। यह भवन असम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अन्य राज्यों के लिए भी जनगणना की विभिन्न गतिविधियों जैसे डाटा प्रोसेसिंग, मैपिंग आदि का महत्वपूर्ण केंद्र होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के डायरेक्टर्स आज यहाँ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का सानिध्य एवं मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है। आपकी विभाग में गहरी रुचि है, इसका यह उदाहरण है कि आपने हमें डीसीओ कार्यालय के उद्घाटन के लिए समय दिया। माननीय ये पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किसी डीसीओ का उद्घाटन किया है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आवश्यकताओं को देखते हुए जनगणना कार्य निदेशालय आसाम के नवनिर्मित कार्यालय भवन को 31.15 करोड़ की लागत से राज्य सरकार द्वारा 4015 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित किया गया है। समय समय पर हमें राज्य सरकार से बहुत सहयोग मिला इस भवन को बनाने के लिए, जिसके लिए हम राज्य सरकार के अत्यंत आभारी हैं। नया भवन आधुनिक तो है ही, साथ साथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, दिव्यांगों हेतु सुलभ, वाटर हार्वेस्टिंग और सौर ऊर्जा से भी युक्त है। आज माननीय गृह मंत्री जी एवं अन्य अतिथियों हेतु भारत के महारजिस्ट्रार की गतिविधियों पर एक छोटी लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में भविष्य की तरफ अग्रसर विभाग की कोशिशों को दर्शाया गया है। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनगणना वेबसाइट का लोकार्पण माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। किसी भी विभाग की वेबसाइट, खासकर हमारे जनगणना जैसे विभाग की वेबसाइट, उस विभाग का दर्पण होती है। जनगणना की वर्तमान वेबसाइट 2010 में बनी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत
नई वेबसाइट को अत्याधुनिक तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया गया है। इस वेबसाइट से आम नागरिकों को जनसंख्या संबंधी सभी जानकारी प्राप्त करने में सुविधा तो होगी ही, साथ साथ केंद्र शासन के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों व जिला प्रशासन को आवश्यकता अनुसार जानकारी प्राप्त करने में भी सुविधा होगी। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है और भाषा की विविधताएं तो गजब हैं। जनगणना के दौरान, जैसा कि आप सबको विदित है, हम एक मातृभाषा और 2 अन्य भाषाओं की जानकारी भी एकत्रित करते हैं। इससे पहले भाषा की विविधताओं को दिखाने के लिए एक भाषा एटलस 1991 में जारी हुआ था। आज हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि 2011 के भाषा संबंधी आंकड़े जो पूर्व में जारी किए जा चुके हैं, उन्हें एटलस के रूप में माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा विमोचन किया जाएगा। भाषा एटलस शोधकर्ताओं, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों के मध्य बहुत ही लोकप्रिय है और डिजिटल इंडिया के तहत इस भाषा एटलस के ई-बुक का प्रावधान भी किया जा रहा है। एक बार मैं आप सभी महानुभावों का यहाँ पहुँचने पे स्वागत करता हूँ और आगे की कार्रवाई में शामिल होने हेतु आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब प्रस्तुत है भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय की गतिविधियों एवं डिजिटल जनगणना पर आधारित लघु फिल्म। नया भारत तेजी से बन रहा है डिजिटल भारत और जनगणना पर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल भारत को समर्पित है भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की 4 विशेष डिजिटल पहलें। डिजिटल जनगणना की पहली पहल है मानचित्रण। देश की सटीक जनगणना के लिए सटीक स्थानों का पता चलना जरूरी है ताकि दोहराव और चूक ना हो और कोई जनगणना से छूट ना जाए। इसलिए मोबाइल मैपिंग एप्लीकेशन को इस तरह से विकसित किया गया है कि इसका उपयोग करके डिजिटली हर ब्लॉक में टर्मिनल पॉइंट्स बनाकर उनकी सीमाएं जियो रेफरेंसिंग से तय की जा सकेंगी। दूसरी डिजिटल पहल है इस बार की डिजिटल जनगणना। इसलिए देश का अमूल्य समय बचाने के लिए इस बार डेटा कागज पर नहीं बल्कि जनगणना कर्मियों द्वारा सीधे मोबाइल ऐप से एकत्रित व जमा किया जाएगा। जनगणना कार्य के साथ साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को भी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा देशवासियों के पास स्वगणना का भी विकल्प होगा जिसमें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का अपडेशन भी शामिल है। इससे समय बचेगा, लागत में कमी आएगी और जनहित हेतु योजनाओं के निर्माण के लिए डेटा शीघ्र प्राप्त होगा। CMMS पोर्टल को इस तरह से बनाया गया है कि जनगणना से संबंधित सभी तरह के कार्य, चाहे वह प्रशिक्षण हो, सामग्रियों का सही जगह पर आवंटन या DBT के माध्यम से जनगणना अधिकारियों व कर्मियों के बैंक खातों में सभी प्रकार के मानदेय का भुगतान हो, सब कुछ एक ही जगह से किया जा सके। जनगणना के साथ ही इस बार जिला जनगणना पुस्तिका DCHB से संबंधित जानकारियां एकत्रित करने के लिए भी मोबाइल ऐप एवं पोर्टल को विकसित किया गया है। CMMS स्वगणना पोर्टल और ऐप के उपयोग से जो जानकारियां एकत्रित होंगी उन्हें नवीन तकनीक से बनी आधुनिक वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इस बार की जनगणना में लगभग 30 लाख जनगणना कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। उनके उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए डिजिटल लर्निंग साधन जैसे डिजिटल मैनुअल, ई-लर्निंग वीडियो और एनिमेटेड वीडियो भी बनाए गए हैं। अब हम चलते हैं तीसरी पहल की तरफ, जिसके द्वारा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रणाली में सुधार हेतु आधुनिकीकरण प्रस्तावित है, जिसमें एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देश की सभी पंजीकरण इकाइयों को
इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन के साथ-साथ जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ ही साथ बच्चे के नाम को जन्म प्रमाण पत्र में जोड़ा जा सकेगा और त्रुटि की स्थिति में सुधार भी घर बैठे ऑनलाइन कराया जा सकेगा। सॉफ्टवेयर द्वारा सभी मृत्यु की घटनाओं का अनिवार्य चिकित्सीय प्रमाणीकरण। सॉफ्टवेयर के माध्यम से जन्म मृत्यु पंजीकरण डेटा रियल टाइम पर मोबाइल तथा पोर्टल से प्राप्त हो पाएगा, जिसे जरूरत के हिसाब से विभिन्न विभागों के साथ साझा किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से जनता को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ तत्काल मिलेगा तथा अन्य विभागों का डेटाबेस भी स्वतः अपडेट हो पाएगा। अब बढ़ते हैं चौथी पहल प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली SRS की ओर। डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलने के कारण SRS की विकसित प्रणाली द्वारा देश के जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मृत्यु के कारण की सांख्यिकी रिपोर्ट आदि के जनसांख्यिक सर्वेक्षण में समयानुसार अपडेशन व सटीकता प्राप्त होगी। मोबाइल ऐप आधारित डेटा एकत्रीकरण प्रक्रिया के कारण मुद्रण और स्कैनिंग की जरूरत नहीं होगी और डेटा गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार होगा। तो इस प्रकार भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा डिजिटल भारत को मिल रही है एक नई दिशा और आसान बन रहा है देश का कल। भारत की जनगणना, जनगणना से जन कल्याण। अब हम भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय की नई विकसित वेबसाइट का शुभारंभ अपने कर कमलों से करें। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि अब वे कृपया भाषा अटलस का विमोचन करें। धन्यवाद। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे भाषा अटलस की ई बुक का भी विमोचन करने की कृपा करें।
धन्यवाद महोदय। अब हम महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री संजय अरोरा जी को स्वागत अभिवादन प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करना चाहेंगे। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री असम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्री चंद्रमोहन पाटोवारी जी, माननीय सांसद गुवाहाटी श्रीमती क्वीन ओझा जी, आदरणीय केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी जी, सम्मानित महिलाएं, उपस्थित अधिकारीगण, आप सबको सशस्त्र सीमा बल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर सशस्त्र सीमा बल के भवनों के उद्घाटन के अनुरोध को स्वीकार किया। आज का दिन सशस्त्र सीमा बल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके कर कमलों द्वारा एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र सलोनी बाड़ी के 4 एवं 37वीं वाहिनी मंगलदोई के 7 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया जा रहा है। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि एसएसबी 2001 से लगभग 1750 किलोमीटर भारत नेपाल सीमा और 2004 से 700 किलोमीटर लंबी भारत भूटान सीमा, जिसमें असम भी शामिल है, की सुरक्षा के लिए तैनात है। भूटान सीमा पर वर्तमान में 19 बटालियन द्वारा 195 सीमा चौकियों स्थापित की गई हैं, जिसमें 11 बटालियन असम में तैनात हैं। एसएसबी ने भारत सरकार के द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। साथ ही सीमा पर रहने वाले नागरिकों के हित के लिए विभिन्न नागरिक कल्याण कार्यक्रम निरंतर आयोजन किया है, जिसमें मानव चिकित्सा शिविर, पशु चिकित्सा शिविर, ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास एवं उनको आत्मनिर्भर बनाना शामिल रहा है। महोदय, आज जिन 2 एसएसबी इकाइयों के भवनों का उद्घाटन होना है, उसमें से एक हमारी 37वीं वाहिनी का मुख्यालय है, जो कि मंगलदोई में अवस्थित है। 37वीं वाहिनी का कार्य क्षेत्र उदालगुड़ी जिले में आता है, जो कि मुख्यतः जंगल एवं सुदूर क्षेत्र है। इस वाहिनी ने विषम परिस्थितियों के बावजूद निरंतर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और सीमा क्षेत्र को अपराध मुक्त और सुरक्षित करने में अपना योगदान लगातार दिया है। प्रशिक्षण केंद्र सलोनी बाड़ी एसएसबी के सबसे पुराने प्रशिक्षण केंद्रों में से एक है। वर्तमान में यहाँ रिक्रूट्स के परीक्षण के अलावा डिजास्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ कोर्स, प्रमोशनल कोर्सेज आदि भी चलाए जाते हैं। अभी हाल ही में सलोनी बाड़ी में 835 कांस्टेबल्स का प्रशिक्षण संपन्न हुआ, जिसमें 486 महिलाएं थी। इनमें 575 प्रशिक्षु स्नातक या उससे ऊपर की पढ़ाई किए हुए थे। प्रशिक्षण के बाद इन्हें देश की सुरक्षा हेतु विभिन्न वाहिनियों में तैनात किया गया है। इस प्रशिक्षण केंद्र में नेपाल पुलिस एवं अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों का भी अलग अलग समय पर प्रशिक्षण दिया गया है। महोदय, हम गृह मंत्रालय के शुक्रगुजार हैं कि एसएसबी, जो कि सबसे यंगेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अत्यंत सहयोग दिया है। मुझे ये बताते हुए काफी हर्ष है कि विगत वर्षों में मंत्रालय द्वारा दी गई संस्तुति और बजट की वजह से एसएसबी में हाउसिंग सैटिस्फैक्शन लेवल काफी अच्छा हुआ है। महोदय, आपके द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले भवनों में प्रशासनिक भवन, अस्पताल, आवासीय परिसर शामिल हैं और इनको बल में मिलने से दोनों इकाइयों में रहने वाले बल कर्मियों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी तथा उनके निजी संतुष्टिकरण में बढ़ोतरी होगी। महोदय, हम आपके मार्गदर्शन एवं एसएसबी को दिए गए प्रेम के लिए सदैव आपके आभारी रहेंगे। अब मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप रिमोट के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र सलोनी बाड़ी में नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन करने की कृपा करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल सलोनी बाड़ी तेजपुर के इस प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस प्रशिक्षण केंद्र के समस्त अधिकारीगण, महिला कार्मिक एवं परिवारजनों के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का पल है कि इस परिसर में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा महिला बैरक, क्वार्टर गार्ड भवन, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, परिवार कल्याण केंद्र तथा अधिकारी मेस का उद्घाटन किया गया। इन नवनिर्मित भवनों के उद्घाटन से प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में रह रहे सभी बलकर्मी एवं उनके परिवारजन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। अब हम बलकर्मियों एवं उनके परिवारजनों से आज इन भवनों के उद्घाटन से होने वाली सुविधाओं के बारे में उनके विचार सुनते हैं। मैं आरक्षी महिला सीमा कनौजिया। आज हम सभी महिला बलकर्मियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हमारे प्रशिक्षण केंद्र में महिला बैरक का उद्घाटन किया गया। इस महिला बैरक में आवश्यकता अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध है जो एक महिला निवास के लिए जरूरी है, जैसे डाइनिंग हॉल, मनोरंजन कक्ष, मेस इत्यादि। यहाँ रह के हम अपनी ड्यूटी और बेहतर ढंग से कर सकेंगे और इस प्रकार की सुविधाएं अन्य महिलाओं को भी बल में आने के लिए प्रेरित करेंगे। अतः हम सभी महिला बल कर्मियों की तरफ से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करती है। नमस्ते सर, मैं स्वागता घोष मित्रा ACDD सुमंत मित्रा का पत्नी हूँ। इस कैंपस में फैमिली वेलफेयर सेंटर बनने से हम सभी का बहुत लाभ होगा। हम सभी महिलाएं एकत्रित होकर विभिन्न प्रकार के कार्यविधि आयोजन कर सकेंगे। इस फैमिली वेलफेयर सेंटर में KPKB तथा LPG सप्लाई ऑफिस भी स्थित है, जहां से हम अपने घर के लिए जरूरी सामान ले सकते हैं और बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी सुविधाएं हमारे फैमिली क्वार्टर से बहुत ही नजदीक है। इन सभी सुविधाओं के लिए मैं सभी परिवारजनों के तरफ से माननीय गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि अब 37वीं वाहिनी मंगलदोई में नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन करने की कृपा करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 37वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मंगलदोई तथा सेक्टर हेडक्वार्टर बेजपारा में आपका स्वागत करते हैं श्रीमान। आज हम सभी यहाँ 37वीं वाहिनी SSB के प्रांगण में उपस्थित हैं। यहाँ आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड, शिविरपाल भंडार, अस्पताल, जवान बैरक, अधिकारी मेस व आवासीय भवन का उद्घाटन हुआ है। 37वीं वाहिनी के जवान और उनके परिवारजन प्रांगण के भीतर रहने को इच्छुक हैं, जिससे उनको अच्छे व स्वच्छ वातावरण में कार्य करने का अवसर मिल सकेगा, जिससे वह निश्चिंत होकर देश के किसी भी कोने में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। आइए अब हम यहाँ बैठे जवानों और उनके परिवारजनों से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। जय हिंद श्रीमान। आज हम लोग बहुत ही खुश हैं क्योंकि परिवार के साथ रहने के लिए टाइप 2, टाइप 3 आवास के साथ साथ प्रशासनिक भवन, अस्पताल, एडम ब्लॉक, जवान बैरक आदि सुविधाएं मिल रही है, जिसके लिए SSB परिवार की ओर से माननीय गृह मंत्री जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद श्रीमान। नमस्कार महोदय, मैं सुप्रिया सिन्हा, हेड कांस्टेबल GD जयकांत सिन्हा की पत्नी हूँ। हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि अब हम निश्चिंत होकर बटालियन कैंपस के अंदर रह सकते हैं। यहाँ बिजली और पानी की बहुत अच्छी सुविधा की गई है। यहाँ अस्पतालों की भी बहुत अच्छी सी व्यवस्था की गई है। अब हम निश्चिंत होकर जब भी हमारे पति सीमा पर जाए तब भी हम निश्चिंत यहाँ अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। महोदय, यहाँ उपस्थित सारे परिवारजनों की तरफ से मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद महोदय।
धन्यवाद महोदय। आपके इस अनुग्रह के लिए हम सभी हृदय से आपके आभारी हैं। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी। ভাৰতৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, সাংসদ শ্ৰীমতী কুইন ওজা ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ সচিব অজয় কুমাৰ ভাল্লা ডাঙৰীয়া, ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল এণ্ড চেঞ্চাছ কমিশ্যনাৰ অৱ ইণ্ডিয়া ডক্টৰ বিবেক যোশী ডাঙৰীয়া, ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ SSB শ্ৰী সঞ্জয় আৰোৰা ডাঙৰীয়া আৰু সন্মানীয় সুধীবৃন্দ, আজি স্বাভাৱিকভাৱে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ দিন। অসমত আৰু ভাৰতত প্ৰতি 10 বছৰৰ মূৰত জনগণনা বা সেন্সাছ কৰা হয় আৰু আমাৰ দেশৰ 100 কোটিতকৈও ওপৰৰ লোকৰ প্ৰত্যেকজনৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য আহৰণ কৰা এক বিশাল আৰু সময় খৰচী এটা বিশাল কৰ্মযজ্ঞ। এই কামত অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 3.5 কোটি মানুহৰ বিষয়ে বা ৰাইজৰ বিষয়ে আমি তথ্য আহৰণ কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাম কৰিবৰ বাবে এটা কাৰ্যালয় আৰু ডিজিটেল আৰ্কিটেকচাৰৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। আজি ভাৰতৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে অসমৰ সেন্সাছ কাৰ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন হ'ল। লগতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ জনগণনাত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া কেইবাটাও ডিজিটেল আৰ্কিটেকচাৰৰ আজি আমাৰ অসমৰ ভূমিৰ পৰাই মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিলে। মই গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ বহুমূলীয়া সময়ৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ক ধন্যবাদ জনাইছো যে তেওঁলোকে আমাৰ অসমত সেন্সাছৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বহুখিনি ডিজিটেল আৰ্কিটেকচাৰ ইয়াত ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে যি সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো। 2021 চনৰ জনগণনা আৰু কিছু সময়ৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হ'ব আৰু স্বাভাৱিকভাৱে এই জনগণনাৰ ওপৰতে ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাসমূহ বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে। মই ৰাইজকো এই সেন্সাছ অপাৰেশ্যনৰ বাবে সাজু হ'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাম। আজি আমাৰ এই মঞ্চৰ পৰাই SSBৰ তেজপুৰ আৰু মঙলদৈৰ কেইবাটাও বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ আৱাসগৃহ আৰু তেওঁলোকৰ আৱাসগৃহৰ পৰিসৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিলে। ইণ্ডো ভূটান বা ইণ্ডো নেপাল বৰ্ডাৰত SSBয়ে সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰে আৰু তেখেতসকলে সীমাত যোৱাৰ সময়ত পৰিয়ালসকলক থাকিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আৱাসগৃহৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনত দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰ পৰা আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই গৃহমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰ পৰা আৰক্ষী আৰু অৰ্ধ সামৰিক বলৰ হাউচিং ছেটিছফেকশ্যনৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। তেখেতৰ আদৰ্শৰে অসমতো আমি আৰক্ষীৰ হাউচিং ছেটিছফেকশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছো। অহাকালি ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আমাৰ গুৱাহাটীত অসম আৰক্ষীৰ বাবে প্ৰায় 800 আৱাসগৃহৰ তেখেতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাৰ্গদৰ্শনত তেখেতসকলে দেখুৱাই দিয়া পথেৰে আমি অসম আৰক্ষীটো হাউচিং ছেটিছফেকশ্যন বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে
निरंतर प्रचेष्टा करिছো। मैं भारत की सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज असम का जो सेंसस कार्यालय है वो कार्यालय का गृह मंत्री जी ने अनावरण किया, इनॉग्रेशन किया और इससे हमारा सेंसस ऑपरेशन को बहुत बढ़िया रास्ता से चलाने के लिए बहुत बड़ा बल मिलेगा। मैं भारत वर्ष का गृह सचिव और रजिस्ट्रार जनरल जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो वेब पोर्टल का निर्माण किया है, ये वेब पोर्टल से राज्य सरकार को भी अपना इकोनॉमिक जो हमारा एक्टिविटीज है उनका प्लानिंग में बहुत ज्यादा बल मिलेगा। मैं इसलिए आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर एक बार मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपके सबल नेतृत्व, दूरदर्शिता और कुशल मार्गदर्शन के कारण ही असम के हर एक क्षेत्र में द्रुत प्रगति का होना संभव हुआ है। अब मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से मार्गदर्शनीय उद्बोधन हेतु विनम्र निवेदन करना चाहूंगी। भले ही हमें कोविड ने हमारी स्पीड कम की हो, परंतु आरजीआई कार्यालय का संपूर्ण आधुनिकीकरण हम समाप्त कर देंगे। एक ऐसे सॉफ्टवेयर की निर्मित करेंगे जो अनेक प्रकार के काम एक साथ कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जनगणना को बहुत हल्के से लिया है। देश ये नाते हमने बहुत हल्के से लिया है, समाज के नाते बहुत हल्के से लिया है। जनसांख्यिकी, जनगणना जनसांख्यिकी की तस्वीर हमारे सामने लाती, डेमोग्राफिक चेंज की तस्वीर हमारे सामने लाती, देश का आर्थिक विकास का नक्शा और आर्थिक विकास में पीछे पड़ गए भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक समूहों को इंगित करती है, बताती है। सामाजिक संरचना में होते हुए बदलाव को भी यही जनगणना हमें परिचय कराती है और भाषा की और सांस्कृतिक परिचय भी यही जनगणना कराती है। इतने बहुआयामी एक्सरसाइज को, बहुआयामी कवायद को दुर्भाग्य से अब तक जितना महत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और मैं बड़े विश्वास से हमेशा कहता हूं, विकास का खाका खींचना ये अच्छे जनगणना के रिपोर्ट के अलावे संभव ही नहीं है। और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये देश विकास के रास्ते पर आगे चल पड़े। शायद और किसी ने जनगणना के साथ जुड़े हुए मेरे कर्मचारी अधिकारियों को महत्व न दिया हो, मगर मैं आपके काम की कठिनाइयों को जानता हूं। 130 करोड़ लोगों के घर घर जाकर घर की सारी सुविधाएं उनसे पूछकर, जबकि बहुत सारे लोग नॉन कोऑपरेटिव भी होते हैं, बहुत सारे लोग अशिक्षित भी होते हैं और बहुत सारे लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज बहुत उपयोगी भी नहीं लगती, फिर भी आपने इतने सालों तक इसको ढंग से किया है, जिसके आधार पर आज एक विकसित भारत का नक्शा हमारे सामने खड़ा है। हम आजादी के 75वें साल में खड़े, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम सब ने तय किया है, मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने पूरे देश का आह्वान किया है कि देश जब आजादी की शताब्दी मनाता हो तो हर क्षेत्र के अंदर देश सर्वोच्च स्थान पर दुनिया में होना चाहिए। इस प्रकार का 25 साल का आयोजन हमने करना है और अगर 25 साल का आयोजन इस प्रकार से करना है तो देश की छोटी सी छोटी समस्या पर हमने काम करना पड़ेगा, छोटी सी छोटी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और इसलिए जनगणना बहुत ढंग से तैयार हो ये जरूरी है और इसमें ये भगीरथ काम में आप लोगों का और आपके साथ जो हंगामी रूप से जोड़ने वाले
अनेक राज्यों के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पंचायतों के जो कर्मचारी है, इनका काम बहुत कठिन है, मैं जानता हूं। जनगणना आंकड़ों का एकमात्र स्रोत होता है। सरकार की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की नीतियों के नियोजन और निरूपण इसी के आधार पर किए जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों, स्कॉलरों, व्यापारियों और उद्योगपति भी इसी के आधार पर भारत का आगे का विकास का नक्शे का परिचय लेते हैं। और ढेर सारे सर्वेक्षणों से ये जनगणना एक साथ हमें बचा लेती, बार बार किए जाने वाले खर्चों से बचाने का भी जनगणना काम करती है। मित्रों, अनुभव सिद्ध डाटा के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं, वो निर्णय परिणाम लक्ष्य होते हैं और परिणामदायी भी होते हैं। उनका लक्ष्य परिणाम की ओर होता है और उसका फल परिणाम के रूप में आता है। इसलिए अनुभवी सिद्ध डाटा निर्मित हो, इसलिए इस बार हमने तय किया है कि आने वाली जनगणना जो अभी रुकी पड़ी है कोविड के कारण, वो जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी और 100% परफेक्ट जनगणना होगी, जिसके आधार पर देश के आगामी 25 साल के विकास का खाका खींचा जाएगा। मित्रों, मैं आज जो भवन लोकार्पण हुआ है, इसके लागत और क्षेत्रफल और इसको ग्रीन भवन बनाया गया है, ये सारी बातों में जाना नहीं चाहता, परंतु मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इसके लिए भारत सरकार की मदद की है। मित्रों, जनगणना का जो काम है उसको हमने पेपर सेंसस से डिजिटल सेंसस की ओर मोड़ने का ये ऐतिहासिक वर्ष है। इसलिए इस बार आप सबका काम बहुत कठिन है। अगर ढंग से हम इसको सीख कर करेंगे तो सरल भी है, क्योंकि आज देश में 50% आबादी ऐसी है, एक बार उसके मोबाइल के अंदर आपने ये सॉफ्टवेयर डलवा दिया तो वो खुद भरकर आपको भेज देंगे, आपको वो टीडीएस काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इसकी शुरुआत करने वाला हूं, मेरे परिवार का सभी सदस्यों का फॉर्म ई स्वरूप में भरकर मैं आपको जरूर आपके सॉफ्टवेयर पर भेज दूंगा। और मुझे भरोसा है देश की जनता भी इसमें बहुत सहयोग करेगी, क्योंकि जनता के अंदर हमने जागृति करनी है कि जनगणना को एक नए नजरिए के साथ देखना पड़ेगा। ये समय की जरूरियात है और ये पूरी एक्सरसाइज हमने करते हैं तब सरदार पटेल को जरूर याद करना पड़ेगा कि जनगणना संगठन जो अस्थायी स्वरूप में काम करता था, उसको सबसे पहले स्थायी स्वरूप देने का काम 1951 में हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये संगठन स्थायी होने के साथ ही भारत के विकास का नक्शा भी स्थायी रूप से बदलता भी रहेगा, आगे भी बढ़ता रहेगा। और अगर हमने ये काम को ठीक तरीके से नहीं किया तो बहुत अनडिजायरेबल रिजल्ट भी आएंगे। मैं वाकया सरदार पटेल का रिपीट इसलिए करना चाहता हूं कि देश भर के जनगणना के साथ जुड़े हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी यहां पर उपलब्ध हैं। हमसे अपेक्षा रखी गई है कि इसको सही तरीके से करे और अनडिजायरेबल नतीजों से बचे और प्रॉपर चेक और काउंटर चेक की सुविधा को हम करें। हम एक नया सॉफ्टवेयर भी तैयार करने जा रहे हैं। डॉक्टर विवेक जोशी कम बोलते हैं मगर धीरे धीरे परंतु कॉन्क्रीट काम करते हैं। हमने इसके अंदर जन्म मृत्यु रजिस्टर को भी जोड़ने का प्रावधान किया है, लगभग जुड़ी चुका है, मगर इसका उपयोग भी बहुआयामी उपयोग हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। जैसे जन्म होने के साथ ही बच्चे का बर्थ डेट के साथ ये जनगणना रजिस्टर के बैक इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। 18 साल का होने के साथ ही
जनगणना रजिस्ट्रार के कार्यालय से ही वो मतदाता सूची के अंदर मतदाता के रूप में रजिस्टर हो जाएगा। मृत्यु होते ही जनगणना कार्यालय से मतदाता सूची से डिलीट हो जाएगा। आप घर बदलेंगे, नई रजिस्ट्री होगी, आप पर एक एसएमएस आएगा, ये आपने रहने के लिए लिया है, आप वहां ट्रांसफर होने वाले हो, या आपने वैसे ही लिया है, कहोगे कि हम रहने के लिए लिया है, रहने के जाने के साथ ही यहां से मतदाता सूची में वो परिवर्तित, अनेक प्रकार के काम इसके अंदर होने वाले हैं, जिससे सरकार के अनेक विभागों को एड्रेस चेंज की मुश्किल से बाहर निकल जाना पड़ेगा। और किसी ने पहले बर्थ रजिस्टर कराना है, फिर मतदाता सूची में नागरिक बनने के लिए जाना है, मृत्यु का दाखला लेना है, फिर डिलीट हो या न हो मतदान प्रतिशत नीचा रहता है, ऑटोमेटिक एडिशन और डिलीशन दोनों होंगे। ये मैं एक सरल उदाहरण के रूप में कहता हूं, परंतु अनेक प्रकार के इसके उपयोगों को हमने इसके आधार पर करने का निर्णय किया है। मित्रों, अब इसको इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप से वेबसाइट पर भी रखा गया है। हमारा भाषा का मैपिंग भी आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटिंग दोनों स्वरूपों में देश के सामने रखा गया है, जो 2011 की जनगणना का है। इसको अब नियमित रूप से आगे भी रखा जाएगा, तो इस जनगणना का भी रखा जाएगा और अनेक प्रकार के कामों को हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारी जागरूकता की जरूरत है, मगर आप चिंता मत करिए। टेलीविजन चैनल्स, दूरदर्शन, बहुत सारे अखबारों को हम विनंती कर कर जागरूकता लाने के लिए इस बार प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि डिजिटल जनगणना सफल होना देश के लिए बहुत जरूरी है। आपका जो ये प्रयास है सफल करने में ढेर सारे लोग आपका सहयोग करने वाले हैं। सिर्फ आप हिम्मत के साथ आगे बढ़िए तो अच्छे परिणाम आना निश्चित है। मित्रों, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS को भी जैसा मैंने कहा 2024 तक हमने 100% रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा है। 2024 तक हर जन्म का रजिस्ट्रेशन होगा, हर मृत्यु का भी रजिस्ट्रेशन होगा, और हर जन्म और हर मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होने का मतलब है कि हमारी जनगणना ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो जाएगी। मित्रों, भाषा एटलस का जो विमोचन किया है वो ढेर सारे सरकारी कामकाज के लिए और प्राइवेट कंपनियों के कामकाज के लिए, एडवर्टाइज का काम करने वाली कंपनियों के लिए, उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एजुकेशन के साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी ये बहुत उपयोगी होंगे। भाषा एटलस सेकेंडरी लैंग्वेज कौन सी है वो बता देगा। तो एजुकेशन की प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन की योजना बनाएगी उनको भी ये बहुत उपयोग में आने वाला है। और मैं मानता हूं कि नई वेबसाइट का जो हमने आज यहाँ पर लोकार्पण किया है, इससे देश में ढेर सारे उपयोगों के लिए जनगणना का डेटा और इसका डेटा एनालिसिस दोनों के काम में आएगा, तो उसका फायदा ही होने वाले है। आज SSB के भी अनेक विध प्रकल्पों का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। देश के जनता के मन में SSB का शायद परिचय कम है, कंपैरेटिवली कम है। SSB सिर्फ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऐसा नहीं है। नेपाल और भूटान की सीमा की तो वो सुरक्षा करते ही है, मगर बहुत लंबे समय तक SSB ने सीमांत गांवों के सांस्कृतिक DNA का एनालिसिस कर कर अपने पास रखा है, बहुत लंबे समय तक, और ये बहुत उपयोगी डेटा उनके पास पड़ा है। आज लगभग 60 से 70 करोड़ के अलग अलग कामों का SSB का भी लोकार्पण हुआ है। मैं SSB के सभी कर्मचारियों को, जिनको ये सुविधाएं मिलेगी, एक तो मंगलदोई का मुख्यालय भी लोकार्पित हुआ है, वहां पर ढेर सारे कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था भी हुई है। इन सबको मैं बधाई देता हूं गृह मंत्रालय की ओर से और इनके मंगल जीवन की शुभकामनाएं करता हूं। अंत में मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि
नीचे से ऊपर तक का हमारा अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच जो है, वो परिवार का वर्तमान आकार क्या है, परिवार की शिक्षा और रोजगारी की स्थिति क्या है, आबादी की अपेक्षित आयु, देश की एज क्या होगी और देश की एज के अनुरूप विकास का नक्शा कैसे होगा। जो बॉटम अप अप्रोच है, इससे इतनी चीजों का तय होगा। और टॉप टू डाउन अप्रोच है, कहां पर नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत, सरकार के कहां पर हस्तक्षेप की जरूरत, कहां पर पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, कहां पर शिक्षा की व्यवस्था करनी है, ये जनगणना अपने आप बता देगी कि यहां पर पढ़ना लिखना नहीं जानते ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है, तो वो क्षेत्र को कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। यहां पर एनेमिक लोगों की संख्या ज्यादा है, तो पोषण की दृष्टि से वो क्षेत्र को कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। यहां जनसंख्या ही ज्यादा है, तो उसको फैमिली प्लानिंग की दृष्टि से कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। पॉलिसी के कवरेज और पॉलिसी के कंसंट्रेशन के लिए ये जनगणना बहुत उपयोग करने वाली है। और बहुत स्तर पर संसाधनों का निर्माण कैसे हो और संसाधनों का उपयोग सटीक कैसे हो, इसका भी इससे उपयोग होने वाला है। तो मैं बहुत आशान्वित हूं नई जनगणना जो होने वाली है इससे। और मैं मानता हूं कि आप लोगों का काम कठिन है, मगर आप पहली बार ई जनगणना करने जा रहे हैं, पहली बार इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनगणना करने वाले हैं। जब जनगणना का इतिहास सालों तक लिखा जाएगा, इसमें इस जनगणना में जो हमारे कर्मयोगी भाई बहन सम्मिलित है, उनका नाम सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि जो शुरुआत करता है दुनिया उसको हमेशा याद करती है। तो मुझे मालूम है ये कठिन काम है, मगर हम सब ने मिलकर करना है, क्योंकि देश के विकास का आधार ये जनगणना की सफलता है। आज आसाम के जनगणना भवन का उद्घाटन हुआ है। देश का जनगणना भवन भी अगस्त तक बन जाएगा, उसे मुझे विवेक जी ने कहा है। और जनगणना करने वाले अपने घर में जल्दी पहुंच जाए, ऐसी हमारी भी इच्छा है कि अपने खुद के घर में बैठकर जनगणना का काम करें। आप सभी को, देश भर के सभी कर्मयोगी भाई बहन यहाँ पर है, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को, देश के सरकार को आपके काम की निष्ठा पर पूरा भरोसा है। और सटीक जनगणना के आधार पर आप विश्वास रखिएगा, 2047 में जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, देश हर क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 पर होगा। ऐसे भारत की हम सब मिलकर रचना करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। वंदे मातरम। महोदय, आपके उत्साहवर्धक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद। अब मैं भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विवेक जोशी जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे कृपया असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं निदेशक असम श्री नारायण कुंवर जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया प्रभारी मंत्री श्री चंद्रमोहन पाटवारी जी, सांसद गुवाहाटी श्रीमती क्वीन ओझा जी एवं केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं निदेशक असम श्री नारायण कुंवर जी से धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अनुरोध करती हूं। नमस्कार। हमारे लिए ये खुशी की विषय है कि आज जनगणना कार्य निर्देशालय असम के नवीन कार्यालय भवन का
और एसएसबी इंफ्रास्ट्रक्चर मंगलदय और सालोनीबाड़ी का डिजिटल उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा हुआ है। महोदय, आपने अपना अमूल्य समय हम सबके साथ देके हमको उत्साहित किया है। हम आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं एवं इस मार्गदर्शन पर चलने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अभिभावक मंत्री महोदय, माननीय सांसद বাইদেউ, माननीय गृह सचिव सर, আপোনালোক সকলোৱে আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আমাৰ অনুষ্ঠান গৰিমাময় কৰাৰ লগতে আমাক উৎসাহিত কৰিলে। তাৰ বাবে মই আপোনালোক সকলোকে आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करूँ। भारत के महाराष्ट्र और जनगणना आयोग जिनके मार्गदर्शन में यह समारोह संपन्न हो रहा है, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इस अवसर पे मैं महान निर्देशक सशस्त्र सीमा बल वेबकास्ट लिमिटेड तथा उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का धन्यवाद करता हूँ, जिनके सहयोग से यह समारोह को सफल बनाया जा सका। आप सबको पुनः मेरा धन्यवाद।